हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 32 चल रहा है, जिसका हम आज सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी में जितने भी 20 से 25 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो भी क्वेश्चंस का ट्रेंड होता है वो कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। इस चैप्टर के 55 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संविधान के पुनः निरीक्षण के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आयोग। इस राष्ट्रीय आयोग से संबंधित आपको कुछ कथन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय आयोग के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है। राष्ट्रीय आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की होती है, यानी कि वह सिर्फ एडवाइस देती है। ऑप्शन बी, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। जो आपका राष्ट्रीय आयोग बताया गया है, इसकी नियुक्ति पार्लियामेंट के अनुमोदन के द्वारा हुई है। थर्ड में बोला है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग की जो अध्यक्षता है वह जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया के द्वारा हो रही है। फोर्थ में बोला है यह देश की जो भी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती है, उन पर फोकस करती है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट आपकी 3 बिल्कुल करेक्ट है। जो राष्ट्रीय आयोग है, इसकी जो रिपोर्ट होती है वह सिर्फ और सिर्फ सलाह देती है, एडवाइजरी होती है। और जो आपको थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि राष्ट्रीय आयोग की जो अध्यक्षता है वह जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताई गई है। संविधान के पुनः निरीक्षण के लिए जो आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय आयोग, इसकी नियुक्ति 22 फरवरी 2000 को जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में की गई थी, और इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई थी, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं की गई थी। इस आयोग का मुख्य कार्य होता है संविधान के जो भी पिछले 50 साल बीत चुके हैं उनके कार्यान्वयन की, उनके कार्यों की समीक्षा करना, और उन कार्यों का आज के समय में क्या प्रभाव होगा ये एनालाइज करना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2000 को पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इनके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एम.एन. वेंकटचलैया, ऑप्शन बी आर.एस. सरकारिया, ऑप्शन सी कृष्ण अय्यर, और ऑप्शन डी फातिमा बीबी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एम.एन. वेंकटचलैया के द्वारा संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता की गई थी, और इनकी इस आयोग का जो गठन है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, इनके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्री। तो यहाँ पर आपको कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि चारों के चारों आपके जो ऑप्शन बताए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं। CPCB के जो अध्यक्षता होती है वह एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसे पर्यावरण के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, पर्यावरण के बारे में उनकी काफ़ी नॉलेज होती है। ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय सरकार के द्वारा CPCB का अध्यक्ष चुना जाता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में किया गया था, और इस अधिनियम के अनुसार, इसमें ये जो आपका अधिनियम है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, इसके अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, CPCB का एक फुल टाइम अध्यक्ष होगा, और केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को, या फिर पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में ज़्यादा नॉलेज है या फिर उन्हें एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण केंद्र CPCB का अध्यक्ष चुना जाता है। वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष हैं उनका नाम है शिवदास
शिवदास मीणा 18 मई 2020 से इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, सीपीसीबी के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 59, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था? जो आपके स्वर्ण सिंह समिति थी उसने किस प्रश्न पर विचार किया था? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता देना। जैसे कि जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत्तता दी गई है वैसे ही पंजाब को भी अधिक स्वायत्तता दी जाए। ऑप्शन बी, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन उपयुक्तता। ऑप्शन सी, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी तुलना में जो आपके डीपीएसपी दिए गए हैं इनको ज़्यादा मान्यता देना, इन्हें अग्रता देना। ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो इस प्रश्न पर विचार किया गया था वह प्रश्न ये था कि मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को ज़्यादा अग्रता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया है। 42वें संवैधानिक जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसी समिति के सिफारिश का परिणाम है। जो आपकी ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन्हीं के द्वारा हुआ था, इनके रिकमेंडेशन के द्वारा हुआ था। इसने भारत के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था। तथापि इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया था वह विचार यह था कि मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इन्हें अग्रता दी जानी चाहिए, इन्हें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन ए, गोरवाल प्रतिवेदन। ऑप्शन बी, कृपलानी समिति। ऑप्शन सी, संथानम समिति। और ऑप्शन डी, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। संतानम समिति की रिकमेंडेशन पर सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रपति के द्वारा फिर एक अध्यादेश लाकर जिसे 1998 में लाया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था 25 अगस्त 1998 को, जिसके द्वारा केंद्रीय सतर्कता जो आयोग बना था इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था, यानी कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था और इसे एक बहुसदस्यीय आयोग भी बना दिया गया था। फिर 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें यह बताया गया था कि इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 2 अन्य सदस्य भी होंगे। जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसमें एक तो अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे। ये आपका पूरा केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्ट्रक्चर बताया गया था 2003 में। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किया गया है, सीवीसी का वर्णन किया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ऑप्शन ए, आर्टिकल 268। ऑप्शन बी, आर्टिकल 280। ऑप्शन सी, आर्टिकल 276। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको जो भी आर्टिकल दिए गए हैं इनमें से किसी के अंदर भी सीवीसी के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, उस सीवीसी को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। फरवरी में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था 2003 में। फिर सितंबर 2003 में संसद के द्वारा पारित विधि के द्वारा इसे स्टैट्यूटरी का दर्जा दिया गया था। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसके बारे में भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो किसी भी आर्टिकल में इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको मैच करके बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक साइड आपको
संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये बताया गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। ऑप्शन डी प्रवर्तन निदेशालय 200। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी और डी में दिया गया है वो आपका इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोध कानून और प्रवर्तन निदेशालय के जो ईयर बताई गई है वो इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी और जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। जो आपको ऊपर बताया गया था इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 63, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले कौन थे। यहाँ पर आपको ये बताना है कि मंडल आयोग की स्थापना गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मंडल आयोग की स्थापना मंडल आयोग को गठित किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो भी पिछड़े हुए लोग थे उनकी पहचान करने के लिए संविधान के आर्टिकल 340 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। जो आपका मंडल आयोग है यह पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो भी आपके सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग थे इन लोगों की पहचान करने के लिए आर्टिकल 340 के अंदर, आर्टिकल 340 के अंदर जो भी प्रावधान दिया गया है उन प्रावधानों के तहत मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष विशेंद्र प्रसाद मंडल थे। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य भी थे जिसमें दीवान मोहनलाल, R भोले, दीनबंधु साहू और के सुब्रमण्यम थे। इनमें से दीनबंधु साहू ने नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था और इनके स्थान पर LR नाइक को सदस्य नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 64, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। आपको बताना है कि मंडल आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी राष्ट्रपति को वह किस ईयर में दी गई थी। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी 1977 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। मंडल आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई थी 1980 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 1990 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग के द्वारा जो एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके अंदर इनमें से कौन सा कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अत्याचार का कारण नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन ए भूमि निर्वसन, ऑप्शन बी बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन सी ऋणग्रस्तता और ऑप्शन डी धार्मिक कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। धार्मिक कारण को अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार के कारणों में जो शामिल है वह है भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, जबकि जो धार्मिक कारण आपको दिया गया है वह इन कारणों की लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंदर संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 315, ऑप्शन बी आर्टिकल 323, ऑप्शन सी आर्टिकल 215 और ऑप्शन डी आर्टिकल 226। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 315 के अंदर UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी प्रोविजंस है उनके बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के आर्टिकल 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और हर एक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही 2 या अधिक राज्यों के लिए
परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा कानून बनाकर उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग उपबंधित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि यूपीएससी के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। ये आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं। ये भी आपका इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी, यह राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। जो आपको ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई भी लेना देना नहीं है। जो भारत के अंदर संघ लोक सेवा आयोग होता है उसका राज्य की लोक सेवा आयोग से कोई भी लेना देना नहीं होता है। दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ और राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करे। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सही है। आपको बताना है कि यूपीएससी के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, यह एक नियामक संगठन है। ऑप्शन बी, यह वैधानिक संगठन है। ये आपको जो ऑप्शन ए और बी में दिए गए हैं दोनों इनकरेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी ना तो नियामक संगठन है और ना ही वैधानिक संगठन है। ऑप्शन सी, यह संसदीय अध्यादेश के से स्थापित है। आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी, यह संवैधानिक संगठन है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, इसलिए जो यूपीएससी है वह संवैधानिक संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसका गठन संविधान के उपबंधों के तहत किया गया है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उन सब के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। आपको बताना है कि जो यूपीएससी है, कमीशन है, वह अपनी रिपोर्ट किसे देती है, अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे पेश करती है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। और ऑप्शन डी, गृह मंत्री को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बी करेक्ट है। यूपीएससी अपने एनुअली जो रिपोर्ट होती है वह राष्ट्रपति को देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 323 क्लोज 1 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को आयोग के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं उन सब की एनुअली रिपोर्ट दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन मेमोरेंडम सहित संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं। इस ज्ञापन में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ही उन सिफारिशों को ना मानने के कारणों का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जो ये मेमोरेंडम पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है, उस मेमोरेंडम के अंदर जितने उन सभी विषयों पर बात की जाती है जिसके अंदर इस आयोग के द्वारा सिफारिशें दी गई थी और उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। और इस मेमोरेंडम के अंदर ये भी बताया जाता है कि जो इस आयोग के द्वारा सिफारिशें दी गई थी उनकी सिफारिशों को ना मानने के कारण क्या क्या थे, ये सभी इस मेमोरेंडम के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 70, सही विकल्प चुनें। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जब इस अध्यक्ष को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी, संबंधित राज्यों के संबंधित जो भी राज्य हैं उनके राज्यपालों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और ऑप्शन डी, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जब संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव होता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 316 क्लोज 1 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको यहाँ पर बताना है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वैसे ही स्टेट के लेवल पर जो लोक सेवा आयोग होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जिस भी राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाना है उसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर आपसे राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर आपसे सदस्यों के बारे में पूछा गया है कि सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन डी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राज्य की जो लोक सेवा आयोग होता है, कमीशन होता है, इनके अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति, सभी की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनका रिमूवल किया जा सकता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 315, ऑप्शन बी आर्टिकल 316, ऑप्शन सी आर्टिकल 317 और ऑप्शन डी आर्टिकल 318। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 317 के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके द्वारा यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनके हटाया जा सकता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए जाने पर उस न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 145 के अधीन इस प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आर्टिकल 317 के अंदर ये बताया गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? यहाँ पर आपको कुछ पद अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पद अधिकारी हैं जिनको हटाने में, जिनके रिमूवल में पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। फर्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज। ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज। थर्ड, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और फोर्थ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं इनको हटाने में पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। ओनली 3 जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं इन्हें हटाने के लिए पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। आर्टिकल 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य को सिर्फ और सिर्फ कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा किए गए निर्देश पर उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर किया गया हो। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आर्टिकल 370 के अंदर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो भी उनके अन्य सदस्य होते हैं उनको हटाने का, उनको रिमूव करने का एक आधार बताया गया है जो है कदाचार, और उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 145 के अंदर दी गई है। आर्टिकल 145 के अंदर जो भी प्रोसीजर दी गई है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इस मामले की जांच होती है और जब वह रिपोर्ट आ जाती है उस रिपोर्ट के आधार पर फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अगर राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जाता है
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में पार्लियामेंट की भूमिका होती है तथा इन्हें आर्टिकल 124 क्लोज 4 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनसे संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस मामले में राज्य की जो लोक सेवा आयोग होती है इनसे परामर्श नहीं लिया जाता है? ऑप्शन ए, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर। ऑप्शन बी, सिविल सेवाओं की जो नियुक्ति होती है उनके अनुसरण के लिए जाने वाले जो भी सिद्धांत है उन पर। ऑप्शन सी, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। और ऑप्शन डी, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो राज्य की लोक सेवा आयोग होती है उनसे सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर कोई भी एडवाइस नहीं ली जाती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 320 के अंतर्गत राज्य की जो लोक सेवा आयोग है इनके कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं होता है, जबकि प्रश्नगत जो भी अन्य कार्य दिए गए हैं जैसे कि राज्य की लोक सेवा आयोग के कृत्यों में शामिल हैं, इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श जो है वह राज्य की लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके किसी भी कार्य को जब यूपीएससी के पास सौंपा जाता है तो वह किसके अनुमोदन से सौंपा जाएगा? ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के। ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, भारत लोकसभा के अध्यक्ष। और ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एसपी स्टेट पब्लिक सर्विस का जो भी कार्य होता है अगर उसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजना है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से भेजा जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 क्लोज 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य की लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग है उनके एक्सपेंडिचर कौन सी निधि पर भारित होंगे? ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि पर। ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि पर। ऑप्शन सी, फीस के द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर। और ऑप्शन डी, आकस्मिक निधि पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग है उनके जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वह राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और जो किसी भी राज्य की जो भी लोक सेवा आयोग होती है उनके जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वह उसी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के एक्सपेंडिचर भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और जो राज्य की लोक सेवा आयोग होते हैं इनके एक्सपेंडिचर उसी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा अधिनियम था? आपको बताना है कि भारत के अंदर सबसे पहले कौन से अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ऑप्शन बी, काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत के अंदर सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 1906 क्लोज सी के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। उस समय इसमें एक अध्यक्ष होते थे और इनके 4 सदस्य होते थे। सर रोज बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय फेडरल लोक सेवा आयोग रखा गया था। पहले इसे सिर्फ लोक सेवा आयोग कहते थे, फिर 1935 के एक्ट के द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था।
फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही यह संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया था। पहले स्टार्टिंग में इनिशियल में यह लोक सेवा आयोग था, फिर 1935 में इसे संघीय लोक सेवा आयोग किया गया था और उसके बाद फिर 1950 को इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया था। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1935 में मद्रास सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले 1930 में मद्रास के अंदर मद्रास सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या फिर प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय प्रोविजनल लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया था। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि 1935 का जो एक्ट था उसके तहत जितने भी प्रांत थे या फिर प्रांतों का जो भी समूह था उनके लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रोविज़न किया गया था, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई थी। 1937 के अंदर 1937 के अंदर टोटल 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि यूपीएससी की जो फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष थी वह कौन थी? ऑप्शन ए शीला दीक्षित, ऑप्शन बी रोज बैथ्यू, ऑप्शन सी वीणा मजूमदार, ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रोज बैथ्यू यूपीएससी की पहली फीमेल अध्यक्ष थी। श्रीमती रोज एम बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर बनी रही थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो नौकरशाही शब्द होता है इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, ऑप्शन बी संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, ऑप्शन सी राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण और ऑप्शन डी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोक नीति होती है उनके कार्यों को कार्यान्वित करने का जो अभिकरण है वही नौकरशाही कहलाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। इस प्रकार यह सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। नौकरशाही से यह अपेक्षित होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है और इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीति से दूर ही रहती है। भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीक तथा प्रबंधकीय अधिकारी शामिल होते हैं। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ कराने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती है, तथापि राजनीतिक स्थायित्व लोकसभा के विश्वास मत पर निर्भर रहती है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो नौकरशाही होती है, सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको आम जनता तक पहुँचाना, ये सभी नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रसाद के सिद्धांत के बारे में बताता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 200, ऑप्शन बी आर्टिकल 301, ऑप्शन सी आर्टिकल 310 और ऑप्शन डी आर्टिकल 311। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 310 के अंदर प्रसाद का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 310 प्रसाद के सिद्धांत का उल्लेखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या फिर संघ की सिविल सेवा या फिर अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है और रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है
और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य होता है या राज्य के अधीन कोई भी सिविल पद धारण करता है वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 310 है उसमें जो प्रसाद का सिद्धांत दिया गया है उसका ये मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो सेंटर के अंदर डिफेंस में या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस के अंदर जो भी कार्य करता है वह अपने पद को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, और वही पोस्ट अगर राज्य के अंदर है तो वह व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा इस पद को धारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।